हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ धाकड़ कॉन्सेप्ट। आज आपके लिए लेकर आए हैं बैंकिंग अवेयरनेस का नेक्स्ट सेशन। प्रीवियस सेशन में बात कर रहे थे पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, उससे रिलेटेड और चीज़ों के बारे में जानेंगे। हमने देखा था कि आरबीआई का एक वर्क है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, और उस पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके बारे में आइए जानते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम जो है, ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को मैनेज आरबीआई करता है, और पेमेंट और सेटलमेंट जो है कैश या फिर चेक के थ्रू हो सकता है। ये दोनों हमने पढ़ लिए थे कि या तो कैश के थ्रू करिए या चेक के थ्रू करिए। कैश के थोड़े प्रॉब्लम क्या है वो भी मैंने बता दिए थे। इसके साथ ही चेक क्या टाइप के होते हैं, चेक में कितनी पार्टीज होती हैं, ये हमने बात कर ली थी। और इसमें ही हमने देखा था कि एक चेक को इंडोर्स कैसे किया जा सकता है, क्रॉस चेक, स्टेल चेक, आपके बहुत सारे चेक के टाइप हमने देखे थे। फिर अब आज हम बात कर रहे हैं डीडी और पे ऑर्डर की। डीडी एंड पीओ, पीओ को बोलते हैं पे ऑर्डर, है ना। एक पीओ पोस्ट ऑफिस में भी होता है और पोस्ट ऑफिस वाले को बोलते हैं पोस्टल ऑर्डर। आप किसी को पैसा भेजना चाहें तो उसके थ्रू भेज सकते हैं, तो वो पीओ अलग है, वो हमारे काम का नहीं है। ये बैंकिंग में पे ऑर्डर कहलाता है। इस पे ऑर्डर का हाँ एक नाम और है, उसको बोलते हैं बैंकर्स चेक। बैंकर्स चेक, तो ये बैंकर्स चेक या पे ऑर्डर जो है या ये डीडी जो है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले डिमांड ड्राफ्ट और इनकी। तो डीडी, सबसे पहले हम बात करते हैं डीडी की। तो डीडी को हम बोलते हैं डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट, अब ये डीडी क्या है और क्यों अस्तित्व में है आप देखिएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी को चेक देते हैं तो उस चेक देते समय, किसी को भी आप चेक काट रहे हैं, साइन करके दे रहे हैं, तो उस चेक को देते समय आपके पास में अकाउंट में पैसा हो ये जरूरी नहीं है। जैसे मैंने कल आपको कई सारे एग्जांपल बताए थे कि ए एक पीएनबी का कस्टमर है और ये बीएसएनएल को चेक देता है या ये बी को चेक देता है। तो ए जब इसको दे रहा है कि 50 लाख का चेक दे रहा है मान लीजिए, तो जरूरी नहीं है कि ए का खाता जो पीएनबी के पास है उसमें 50 लाख रुपए हो सकता है कि उसमें 50 रुपए हो केवल, लेकिन चेक कितने का काट दिया है, 50 लाख रुपए का काट दिया है। तो ये एक समस्या हो सकती है चेक के साथ में, क्योंकि चेक लिखते समय, चेक साइन करते समय आपके अकाउंट में कितना पैसा है उस समय पता भी नहीं लगता सामने वाले को, और दूसरा उस समय आपको भी कोई बंदिश नहीं होती, आप चाहे चेक कितना भी काटिए। बाद में अगर आपके अकाउंट में 50 रुपए है केवल और 50 लाख का चेक है, तो चेक क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो सकता है। तो इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो अब देखिए इसी से रिलेटेड क्या चीजें हैं। तो इसके लिए ये जो आपका पेमेंट सिस्टम आया है डिमांड ड्राफ्ट, और डिमांड ड्राफ्ट क्या है, ये एक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट हो गया आपका। ये डिमांड ड्राफ्ट क्या हो गया, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट हो गया, और ये ज्यादा ट्रस्टफुल है। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट हो गया, इसका मतलब क्या कि आपको चेक में पहले पैसा नहीं देना पड़ता था। आप अपना बैंक में अकाउंट खुलवाइए, आपको चेकबुक मिल जाएगी। अब लाख का चेक काटिए, 1000 का काटिए, करोड़ का काटिए, उससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि आप पहले पैसा नहीं देना पड़ रहा है। जब चेक जिसको आपने दिया है वो सामने वाला अगर आपके बैंक में चेक प्रेजेंट करता है तब आपको पैसे की जरूरत होती है, पहले नहीं होती है। लेकिन कई बार सामने वाला अगर आप पे विश्वास नहीं करे तो आप उसको डिमांड ड्राफ्ट दे सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट चूंकि एक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है, और प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि आपको फर्स्ट पे करना पड़ेगा कोई भी अमाउंट का जो आपका डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, और फिर आप उसको इशू करा सकते हैं बैंक से। तो इसमें क्या है, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है, इसमें ट्रस्ट भी ज्यादा है। ट्रस्ट ज्यादा क्यों है, क्योंकि ये कभी भी इस तरीके से डिसऑनर नहीं होगा कि पैसा नहीं है। पैसा तो आप पहले बैंक को दे रहे हो, यानी आप क्या कर रहे हो, एक बैंक है जिसको मीडिएटर बना रहे हो आप, ए और बी के बीच में बैंक मीडिएटर है। आपने पेमेंट इसको कर दिया पहले प्रीपेड, और फिर बैंक ने आपको क्या दिया, डीडी दिया, और वो डीडी आपने किसको दे दिया, बी को दे दिया। जब बी के पास वो डीडी आया तो बी को ये एश्योरेंस है कम से कम कि चूंकि ये डीडी है, और डीडी है तो पैसा कहाँ पड़ा हुआ है, बैंक के पास पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से प्रोसेस चलती है, तो ज्यादा ट्रस्टफुल है। इसमें एक और चीज जो है मैं बात करूं, ये जो है 3 मंथ्स के लिए, ये भी 3 मंथ्स के लिए ही वैलिड है। ये भी जो है सेम 3 मंथ्स के लिए ही वैलिड है, ठीक है, चेक की तरह। अब आप देखिए यहाँ पर एक और चीज जो इससे रिलेटेड है वो आपको जानना चाहिए, इंपॉर्टेंट है वो, कि ये जो है आउट स्टेशन पेमेंट के लिए यूज होता है। आउट स्टेशन पेमेंट, अब ये क्या चीज है इसके बारे में बात करते हैं। यानी डिमांड ड्राफ्ट जो है वो आपको हमेशा तभी काम आएगा जब आप अपना पेमेंट जो है यहाँ जोधपुर से या कहीं और से दूसरी सिटी भेजना चाहते हैं, तो फिर आपका क्या होगा, वो अलग अलग जगह के लिए, अलग अलग सिटी के लिए पेबल बनेगा। जैसे आप अगर जोधपुर में ही
किसी को पेमेंट देना चाहते हैं तो आप कैश दे सकते हैं, आप चेक दे सकते हैं, लेकिन आप डिमांड ड्राफ्ट नहीं दे सकते। डिमांड ड्राफ्ट क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट जो है हमेशा आउट स्टेशन के लिए यूज होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह के लिए। तो आप क्या करेंगे, इसकी कैसे प्रोसेस रहेगी कि जैसे ए है और उसका पीएनबी में खाता है, तो उसने मान लीजिए बी को पैसा देना है और बी जो है दिल्ली है, बी रहता है दिल्ली और ये रहता है जोधपुर। तो आप देखिए कि दिल्ली रहता है, उसका अकाउंट एसबीआई में या किसी में भी हो, जब आपने इसको डिमांड ड्राफ्ट दिया तो ये क्या करेगा, एसबीआई से वहां पैसा मांग लेगा और उसी स्टेशन पे क्लियर हो जाएगा। यानी आउटसाइड सिटी के लिए ये पॉसिबल है, लेकिन अगर हमें लोकल में इसको करना है तो लोकल में ये संभावना नहीं है। तो ये चेक का ही काम करता है, इसमें कोई फर्क नहीं है, ये एक तरीके का चेक ही है, लेकिन इसमें फर्क ये है कि ये प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है, चेक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट नहीं है। 3 महीने के बाद ये क्या हो जाएगा, 3 महीने के बाद ये स्टेल हो जाएगा, यानी 3 महीने के बाद ये चेक आपके काम का नहीं रहेगा। दूसरी चीज, ये जो है डिसऑनर नहीं होता है। डिसऑनर के बारे में मैंने आपको थोड़ा बताया नहीं था कल, अभी बता देता हूं मैं। डिसऑनर नहीं होता है। क्यों डिसऑनर नहीं होता है? क्योंकि ये फंड तो आप पहले जमा करा रहे हो ना, तो कभी भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा कि फंड नहीं है। चेक डिसऑनर हो सकता है। चेक डिसऑनर कैसे हो सकता है? आप इस डिसऑनर वर्ड को थोड़ा ऐसे समझिएगा कि डिसऑनर का मतलब होता है आपकी लैंग्वेज में बाउंस। आप जो बोलते हैं चेक बाउंस हो गया, बाउंस, डिसऑनर, रिटर्न, ये सारे एक ही शब्द है, एक ही जैसे वर्ड है। तो डिसऑनर होने का मतलब है कि किसी भी कारण से आपने अपने बैंक में वो चेक जमा कराया और वो बैंक वाला बोलता है कि जिसका चेक है उसके वहां पे प्रॉब्लम है, या तो पैसा नहीं है, कई भी कारण से रिटर्न हो सकता है। तो चेक रिटर्न होने के, डिसऑनर होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं? जैसे एक तो हो सकता है कि सामने वाले के खाते में पैसा ना हो, ये हो सकता है। इनसफिशिएंट फंड हो सकते हैं, इनसफिशिएंट फंड, या तो भुगतान करने के लिए पैसा नहीं है। तो आपके पास में कोई चेक है, आपको किसी ने दिया है, आप अपने बैंक में लेके गए और आपने देखा कि आपका बैंक आपसे ये रीजन से रिटर्न कर रहा है, ये रीजन से वो बोल रहा है कि इसका पैसा आपको नहीं मिलेगा। आपने पूछा क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उन्होंने बोला है कि जिस व्यक्ति ने ये आपको चेक दिया है उसके खाते में पैसा नहीं है। तो इनसफिशिएंट हो सकता है। ये हो सकता है कि वो चेक जो है स्टेल हो गया हो। स्टेल होने का मतलब ये कि वो 3 महीने पुराना हो गया हो, या उस पर यह भी हो सकता है कि वर्ड एंड फिगर मिसमैच हो, यानी उसमें शब्दों में तो 2000 लिखा है और अक्षरों में जो है 5000 लिखा है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। या ये हो सकता है कि वो चेक जो है म्यूटिलेटेड हो गया हो, उसका कोई स्पेसिफिक पोर्शन मिसिंग हो गया हो, तो ये भी आपका हो सकता है। या ये हो सकता है कि उसका सिग्नेचर मैच नहीं हो रहा हो, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। जैसे आपको किसी ने, सपोज आपने फीस का चेक दिया मुझे, अब मैंने तो वो चेक ले लिया फीस के लिए कि आपने जब चेक दिया होगा तो ठीक ही होगा। अब मैं जब मेरे बैंक में ले जाऊंगा कि ये मेरे स्टूडेंट ने मुझे पैसे दिए हैं और ये जो चेक है ये आप उसका पैसा लेके आइए, वो मेरा जो बैंक है वो ये देखेगा कि आपका खाता कहाँ पर है, यानी मेरे स्टूडेंट का खाता कहाँ पर है, वो उस बैंक में जाएगा पैसा लेने के लिए। तो आपके बैंक में अगर पैसा नहीं है तो रिटर्न करेगा, मुझे वापस दे देगा कि आपके स्टूडेंट के अकाउंट में पैसा नहीं है, तो इनसफिशिएंट फंड है, ऐसा कई बार होता है। फिर स्टेल चेक भी हो सकता है, यानी 3 महीने पुराना, वर्ड फिगर में डिफरेंस हो सकता है, म्यूटिलेटेड हो सकता है, सिग्नेचर जो है मिसमैच हो सकते हैं। तो ये बहुत सारे रीजन हो सकते हैं चेक डिसऑनर के, लेकिन ये जो है रीजन डिमांड ड्राफ्ट में नहीं चलेंगे, क्योंकि देखिए ये तो बैंक जारी करता है तो वर्ड फिगर तो प्रिंटेड होता है, तो मिसमैच होना बहुत रेयर चांसेस हैं। म्यूटिलेटेड जरूर एक रीजन हो सकता है। सिग्नेचर तो बैंक अधिकारी करते हैं और बैंक अधिकारियों के सिग्नेचर वहां पर रहते ही हैं। फिर स्टेल हो सकता है, स्टेल हो सकता है डिमांड ड्राफ्ट, लेकिन स्टेल होना रिस्की नहीं है, क्योंकि आप वापस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको, या बैंक में जाकर उसका पैसा मिल सकता है आपको। इनसफिशिएंट फंड तो कभी नहीं होगा, कि इस केस में डिमांड ड्राफ्ट के केस में इनसफिशिएंट फंड कभी नहीं होगा। तो डिमांड ड्राफ्ट के रिटर्न होने के चांसेस इनसफिशिएंट फंड के बेसिस पर तो बिल्कुल नहीं है, दूसरे बेसिस पर भी बहुत कम है, फ्रॉड के चांसेस आपके लिए बहुत कम हो जाते हैं। तो ये डिमांड ड्राफ्ट है। अगर हम बात करें अगला हमारा जो है पे ऑर्डर की, तो पे ऑर्डर भी इसी टाइप का है। चेक और पे ऑर्डर में बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। बहुत ज़्यादा फर्क क्यों नहीं है चेक और पे ऑर्डर में? क्योंकि ये भी एक तरीके से प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है, ये भी जो है प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट ही है, नंबर 1। नंबर 2, ये भी जो है ट्रस्टफुल है, यानी आपको पहले जब प्रीपेड देना है तो ट्रस्ट बनेगा। फिर ये भी जो है 3 मंथ्स के लिए ही वैलिड है, 3 महीने के लिए ही वैलिड होगा। और ये भी जो है आपका
दूसरे के लिए दिया जाता है, लेकिन ये जो है इन लोकल यूज, यानी ये लोकल यूज में आता है। अगर आपको जोधपुर से जोधपुर में पैसा देना है तो जोधपुर से जोधपुर में अगर आपको पैसा देना है तो आप क्या यूज करेंगे, पे ऑर्डर, पीओ। तो आप ये समझिए कि एक चेक है जिसमें ट्रस्ट कम है, एक डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर जिसमें ट्रस्ट ज्यादा है। इनका अगर लोकल वर्जन की बात करें तो लोकल वर्जन है पे ऑर्डर, और अगर हम बात करें इसका अदर सिटी के लिए या हम दूसरे शहर के लिए भेजना चाहें तो वो है डिमांड ड्राफ्ट। बाकी इनमें कोई फर्क नहीं है डिमांड ड्राफ्ट और पे ऑर्डर में। तो आपको समझ आया होगा कि ये दो और चीजें हैं जो डिमांड ड्राफ्ट और पे ऑर्डर आपके लिए काम की है। अब हम देखिए डिमांड ड्राफ्ट और पे ऑर्डर या चेक का सेटलमेंट कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा जान रहे हैं, फिर हम बात करेंगे आगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा इस सिस्टम समझने के लिए, क्योंकि अगर आपने सिर्फ अगर अपने बैंक में चेक डाला है और उसका प्रोसेस नहीं समझा है तो अभी समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। इसके लिए समझिएगा, ए जो है एक कस्टमर है और उसका पीएनबी में खाता है, ठीक है। ए का अकाउंट पीएनबी में है तो उसका जो कैश डिपॉजिट रहता है, उसका जो सारी चीजें रहती है वो कहाँ रहेगी, पीएनबी में रहेगी, ठीक है। अब ये ए पीएनबी से या तो चेक इशू करा ले, या ए पीएनबी से डिमांड ड्राफ्ट इशू करा ले, या ये पीएनबी से पे ऑर्डर इशू करा ले। सारे केसेस में एक ही तरह का सेटलमेंट होगा, ठीक है। तो मान लीजिए ए ने पीएनबी से चेक इशू कराया, डीडी इशू कराया, पे ऑर्डर इशू कराया, ये सारे कुछ भी इशू करा सकता है वो, और इसने दे दिया बी को। अब आप देखिएगा बी जो है उसका अकाउंट है एसबीआई में। इवन आप अगर एसबीआई नहीं माने तो एक चीज और ले लीजिएगा कि अगर बी का खाता कहीं पर भी नहीं है, अभी जो है बी का खाता कहीं पर भी नहीं है, सपोज ऐसा मानिए एक बार के लिए, तो बी का अकाउंट कहीं पर भी नहीं है, तो जब बी को ये चेक या ये मिलेगा तो वो यहां जाएगा पैसा लेने के लिए, है ना। यहां जाएगा तो अगर वो चेक बियरर है, याद करिए कल पढ़ाया था आपको, अगर वो चेक बियरर है, वो चेक ऑर्डर है, तो उसको पैसा यहां से मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन डिमांड ड्राफ्ट और पे ऑर्डर के केस में वो पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट और पे ऑर्डर जो है ऑलरेडी अकाउंट पे ही होते हैं, यानी वो खाते में ही जमा होते हैं। और चेक में भी जो क्रॉस्ड चेक होते हैं या अकाउंट पे ही चेक होते हैं वो भी खाते में ही जमा होते हैं। इसीलिए अगर वो चेक कौन सा वाला है, वो चेक अगर आपका बियरर है तो फिर बी को यहां जाके पैसा मिल जाएगा, तो ये आपका ड्रॉअर हो जाएगा, ये आपका ड्रॉई हो जाएगा और ये आपका पेई हो जाएगा। ये पार्टीज मैंने कल बताई थी आपको। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि वो चेक जो है वो बियरर भी नहीं है, ऑर्डर भी नहीं है, वो अकाउंट पे ही है या क्रॉस्ड है, या फिर वो डिमांड ड्राफ्ट दिया है ए ने बी को। जब ए ने बी को डिमांड ड्राफ्ट दिया है तो बी का खाता मान लेते हैं एसबीआई में है। अब अगर एसबीआई में है तो देखिए इनका और इनका बैंक अलग हो गया, और इनका और इनका अगर बैंक अलग हो गया तो अब ये बी जो है इसका बैंकर तो है एसबीआई और बी का खाता भी एसबीआई में। तो एक बैंक का ये काम होता है कि अपने कस्टमर से चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर सारा कलेक्ट करे और उसका पैसा कहीं और से लाके दे। तो मान लीजिए इस बी ने एसबीआई में जाकर ये चेक अपने खाते में जमा करने के लिए बोला, तो एसबीआई बोलता है ठीक है हम आपके इस चेक का कलेक्शन करेंगे। कलेक्शन करने का मतलब जहां से पैसा लाना है वहां से लाके आपके अकाउंट में डालेंगे, ठीक है। और ये काम आप कई बार करते होंगे कि बैंक में जाकर एक ड्रॉप बॉक्स होता है, चेक बॉक्स होता है, उसमें जाकर पैसा आप डाल देते हैं। तो ये तो हुआ एसबीआई तक का प्रोसेस। अब देखिए ये हुआ पेमेंट, अब सेटलमेंट कैसे होगा। तो एसबीआई क्या करेगा, एसबीआई पीएनबी से पैसा लेके आएगा, और पीएनबी से पैसा लेके आएगा तो पीएनबी से पैसा कैसे लेकर आएगा। तो ऐसा नहीं है कि एसबीआई रोज पीएनबी जाता है, ऐसा होगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि एसबीआई के पास एक चेक थोड़ी ना है। एसबीआई के पास कई सारे चेक आते हैं, कई सारे कस्टमर देते हैं, तो वो रोज रोज पीएनबी के पास नहीं जा सकता। और अगर पीएनबी के पास जाएगा तो उसको तो दूसरे बैंकों के पास भी तो जाना पड़ेगा। तो दिन भर एसबीआई के कर्मचारी यही काम करते रहेंगे, कभी बीओबी जाएंगे, कभी पीएनबी जाएंगे, कभी एसबीआई जाएंगे, बहुत सारे जो है वो अलग अलग बैंकों में जाते रहेंगे। तो इस समस्या को दूर करने के लिए इन सारे बैंकों ने क्या किया, एक क्लियरिंग हाउस का सिस्टम बनाया। इसको समाशोधन गृह बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस, तो क्लियरिंग हाउस का सिस्टम बनाया। हालांकि ये भी चेंज हो गया है, मैं थोड़ा पुराना सिस्टम आपको बता रहा हूं। तो उसमें क्या करते थे कि क्लियरिंग हाउस में बीओबी वाले भी आ जाते थे, क्लियरिंग हाउस में कैनरा बैंक वाले भी आ जाते थे, और क्लियरिंग हाउस में यूको बैंक वाले भी आ जाते थे। सारे बैंक यहीं पर आ जाते थे, और सारे जब एक जगह इकट्ठा हो जाते थे तो एसबीआई को अपने कस्टमर का चेक किसको देना है, पीएनबी को, पीएनबी दे देता था। मान लीजिए पीएनबी के पास एसबीआई का चेक है,
इस ए के पास में किसी ने एसबीआई का चेक दिया तो पीएनबी भी अपने कस्टमर का चेक एसबीआई को देगा। तो ऐसे ये अदला बदली कर लेते थे चेक की क्लियरिंग हाउस में। और ये जो क्लियरिंग हाउस था पहले तो बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप से चलता था, लेकिन इसमें टाइम के साथ साथ सुधार हुआ और इसको माइकर बेस्ड क्लियरिंग हाउस हम बोलने लग गए थे। तो माइकर बेस्ड क्लियरिंग हाउस का मतलब है कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन बेस्ड क्लियरिंग हाउस। आपने देखा होगा, एक मैं चेक की इमेज बताता हूं आपको, फिर वापस इस पे आएंगे। देखिए ये चेक की इमेज है एक, और इस चेक की इमेज में आप देख रहे होंगे कि हर चेक के नीचे यहाँ पर एक नंबर रहता है। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, इसको सॉरी ये तो चेक नंबर है, और ये देखिए ये क्या है, ये माइकर नंबर है। ये माइकर नंबर जो है 9 डिजिट का होता है, ठीक है। तो ये जो माइकर नंबर है, इस माइकर नंबर के बेसिस पर हम पहचानते हैं, एक्चुअली मैग्नेटिक इंक में लिखा जाता है तो मशीन इसको पहचान लेती है। तो इसमें क्या होता है, ये पहले 3 अक्षर तो होते हैं सिटी का पिन कोड, कि किस सिटी का है। फिर दूसरे जो ये अक्षर होते हैं, ये होते हैं किस बैंक का कोड है। जैसे एसबीआई का कोड यहाँ पर 002 है, तो आप देखिएगा आपके पास भी अगर कोई एसबीआई का चेक है तो उसका कोड भी 002 होगा। और ये फिर है ब्रांच का कोड। तो ये माइकर कोड से ये पहले क्लियरिंग वाले पहचान लेते थे इसको, ठीक है। तो क्लियरिंग हाउस में गया और माइकर कोड से इसको पहचान लिया, और वो माइकर मशीन जो होती थी, वो माइकर मशीन क्या करती थी, सब लोगों का चेक इकट्ठा करती थी, और उस चेक इकट्ठा करने के बाद में अलग अलग सॉर्ट आउट कर देती थी। माइकर कोड पढ़ के ये देख लेती थी कि एसबीआई का चेक है, कि पीएनबी का चेक है, कि बीओबी का चेक है, किसका चेक है, वो देख लेती थी। इस सिस्टम से भी हम आगे बढ़ गए। अब इस सिस्टम से हम आगे क्या बढ़ गए, हमारा नया जो सिस्टम आया वो सिस्टम आया सीटीएस, उसको हम बोलते हैं चेक ट्रंकेशन सिस्टम। अब चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या है, देखिए हमें पहले जो है क्लियरिंग हाउस जाने की जरूरत पड़ रही थी, सारे बैंक जो है यहीं पर आ रहे थे, है ना। लेकिन अब इसमें यह भी जरूरत नहीं है। इसमें यह भी जरूरत नहीं का मतलब यह है कि अगर आपके पास सीटीएस की सिस्टम है तो आप ये कर सकते हैं। सबसे पहले ये 2008 में चालू हुआ था और दिल्ली में चालू हुआ था ये, और फिर बाद में धीरे धीरे दिल्ली चेन्नई सब करके 2013 में ये अक्रॉस द कंट्री चालू हो गया, यानी पूरे भारत में चालू हो गया। इसका क्या मीनिंग है, इसमें देखिए कि वही एग्जांपल वापस लेते हैं कि ए पीएनबी का कस्टमर है, और ए ने चेक किसको दिया था, बी को दिया था, और बी का बैंक कौन है, एसबीआई। तो ये दोनों आपस में पहले मिल रहे थे। अब एसबीआई ये काम नहीं करेगा। एसबीआई क्या काम करेगा कि एसबीआई जो है इस चेक की इमेज और इससे रिलेटेड डेटा, ये दोनों जो है वो सीधा भेज देगा कहां पर, इनका जो क्लियरिंग हाउस है वहां पर। यानी ये क्लियरिंग हाउस अब जाना नहीं पड़ेगा। क्लियरिंग हाउस भेजने का मतलब है कि जैसे आरबीआई मान लीजिए, आप अलग अलग जोन बटे हुए हैं वैसे तो, लेकिन आप फिर भी दिल्ली, चेन्नई और मुंबई 3 जोन है, तो उन 3 जोन में जो है वो भेजता है। तो मान लीजिए ये एसबीआई क्या करेगा, आरबीआई को वो इमेज और डेटा अपलोड कर देगा, और पीएनबी जो है वहां से डाउनलोड कर लेगा। यानी एक पोर्टल समझ लीजिए कि एक पोर्टल पे सारे बैंक अपना डेटा अपलोड करेंगे आरबीआई के पास में, और सारे बैंक जब अपना डेटा अपलोड करेंगे तो वो जो अपलोड हुआ है वहां पे जो सॉफ्टवेयर है वो सारे बैंकों के चेक इमेजेस अलग अलग कर देगा, क्योंकि उसके साथ में डेटा अटैच है। और जब सारे बैंकों के चेक अलग अलग हो जाएंगे तो फिर पीएनबी क्या करेगा, पीएनबी जो है ये वाला बी वाला चेक एसबीआई को गया, एसबीआई ने, अब फिजिकल चेक नहीं गया, ध्यान रखिएगा, फिजिकल चेक नहीं गया, उसका डेटा और उसकी इमेज गई, और उस इमेज को आरबीआई से डाउनलोड किसने कर लिया, पीएनबी ने डाउनलोड कर लिया। और जब पीएनबी ने डाउनलोड किया तो उस इमेज के बेसिस पर ये पीएनबी क्या देखेगा कि एक अकाउंट में पैसा है या नहीं, एक साइन मैच हो रहे कि नहीं हो रहे, चेक तो सब है, डेट सब है, सारी सही है, ये सब देखेगा। और अगर ये सब है तो फिर वो पैसा किसको ट्रांसफर कर देगा, एसबीआई को। और अगर सब नहीं है, चेक का सिग्नेचर सही नहीं है, अमाउंट सही नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, इस चेक को डिसऑनर कर देगा, वापस भेज देगा किसको, एसबीआई को, इंफॉर्मेशन भेज देगा कि ये चेक जो है सही नहीं है। तो इस तरीके से प्रोसेस काम करती है। अब इस प्रोसेस में क्या फायदे हुए देखिए, एक तो आपको रोज रोज क्लियरिंग हाउस नहीं जाना पड़ा, आपको इलेक्ट्रॉनिक रूप से काम हो गया। दूसरी चीज, आपका समय बच गया। रिस्क जो पहले थी इतने सारे चेक लेके फिजिकली जाने की, वो खत्म हो गई, आपका टाइम बच गया, आपका पैसा जो है वो कम लगेगा, क्योंकि पहले स्टाफ को क्लियरिंग हाउस में जाने के लिए पैसा देना पड़ता था। फिर इसमें क्या चीज है, इसमें सेफ्टी सिक्योरिटी के अलावा ये भी चीज हो गई कि आपका इलेक्ट्रॉनिक काम होने से आपके कागज जो है वो भी कम यूज में आते हैं। तो ये बहुत सारे फायदे हैं सीटीएस के, और सीटीएस अब पूरे भारत में लागू है। आरबीआई ने इसको 3 जोन में बांटा हुआ है, यानी कि
आप ये समझिए कि अगर ये इंडिया है तो ये पूरा चेन्नई जोन है, ये पूरा बॉम्बे जोन है और ये दिल्ली जोन है। तो ये 3 क्षेत्रों में बांट दिया है। तो इस क्षेत्र दिल्ली जोन में जितने भी बैंक हैं वो सारे बैंक जो हैं वहां पर अपने चेक भेजते हैं, और जब वहां पर अपने चेक भेजते हैं तो दूसरे बैंक का मतलब वो ओरिजिनेटेड कहां से है, चेक तो पीएनबी का था, तो पीएनबी वहां से डाउनलोड करके ये काम कर लेता है। तो ये सारा सीटीएस का सिस्टम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ लोगों को कम समझ में आया होगा लेकिन सिस्टम तो यही चलता है। तो सीटीएस का ध्यान रखिएगा आप, एक चीज तो ये। दूसरा सीटीएस का चेक भी मैं आपको बताया था। देखिए सीटीएस में बहुत स्पेसिफिक फीचर्स दिए इन्होंने। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं सारे सीटीएस के फीचर्स, जैसे 1 नंबर है तो 1 नंबर ये सीटीएस का फॉर्मेट है, ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। यानी सीटीएस का कोई भी चेक होगा, आपके घर पे भी कोई चेक होता आप देख लीजिएगा इसी फॉर्मेट में होगा, कोई अलग फॉर्मेट नहीं होगा। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द फॉर्मेट भी हो गया है। पहले हर बैंक अपना अपना अलग अलग चेक प्रिंट करता था तो बड़ी मुश्किल आती थी। जैसे आप चेक को देख रहे हैं तो किसी बैंक का जो है अकाउंट नंबर ऊपर लिखा है, किसी बैंक का अकाउंट नंबर नीचे लिखा है, किसी का अमाउंट इधर दिया है, किसी का सिग्नेचर इधर दिया है, तो उससे बड़ी मुश्किल होती थी। अब चेक का सीटीएस के तहत स्टैंडर्डाइजेशन भी हो गया। देखिए यहाँ पे ये लिखा है सीटीएस चेक, ये कहां पर प्रिंट हुआ है वो लिखा है। 3 नंबर में क्या लिखा है कि ये चेक कहां पर प्रिंट हुआ है, 3 नंबर। यहाँ 1 नंबर में क्या लिखा है, यहाँ पे एक तो लिखा है आईएफएससी कोड, ये क्या होता है अभी बात करेंगे। बैंक कौन सा है, ब्रांच कौन सी, ये सब लिखा है। ये डेट का कॉलम है, इस डेट में अगर आप देखें तो ये DDMMYY के फॉर्मेट में है। फिर यहाँ पर ये अमाउंट यहाँ पर भर सकते हैं। मान लीजिए आपने 50,000 रुपये का भरा तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 50,000 रुपीज़। तो ये 50,000 रुपीज़ का चेक हो गया। अब मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आप यहाँ पर 50,000 की जगह 5,000 लिख देते हैं तो 5,000 लिख देते तो ये चेक पास नहीं होगा। फिर क्यों नहीं होगा, क्योंकि वर्ड और फिगर में डिफरेंस हो गया। फिर यहाँ पे सिग्नेचर का ऑप्शन है, और फिर यहाँ पर देखिए ये जो है ये एक आपका ये समझिए कि ये सिक्योरिटी फीचर है। सिक्योरिटी फीचर्स क्या है कि अगर आप इस चेक की फोटोकॉपी या कलर फोटोकॉपी टाइप निकालने का प्रयास करेंगे तो ये जो है यहाँ पे एक्चुअली अंदर लिखा है ये वॉइड, और ये वॉइड छप जाएगा उस पर, यानी आप इसका फोटोकॉपी वगैरह नहीं निकाल सकते। ये सिक्योरिटी पर्पज से स्ट्रांग है। और ये तो चेक नंबर हो गया, यहाँ पर जो लिख रहा है, ये यहाँ पर जो दिख रहा है ये चेक नंबर है, ये मैंने बता दिया माइकर नंबर है, और ये तो जनरल चीजें हैं, इसका कोई यूज नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है आपकी इस चेक में आती है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अब सीटीएस हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये चेक से रिलेटेड बहुत सारी बातें मैंने बताई। एक क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था कल, मैंने आपको दो चीजें बताई थी। एक तो बताया था पोस्ट डेटेड चेक, एक बताया था एंटी डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक होता है फ्यूचर की डेट का, एंटी डेटेड चेक होता है ये का, यानी मान लीजिए हम प्रेजेंट में यहाँ पर खड़े हैं तो आगे की डेट का चेक जारी करेंगे तो उसको बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक, पीछे की डेट का चेक जारी करेंगे तो उसको बोलते हैं एंटी डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक तो हम कितने का भी जारी कर सकते हैं, आप चाहे तो 2050 का पोस्ट डेटेड चेक जारी कर दीजिए, प्रॉब्लम नहीं है। एंटी डेटेड चेक भी कोई भी आज की तारीख से कोई भी पहले की डेट का चेक एंटी डेटेड चेक ही कहलाएगा, यहां पर तो इशू नहीं है। लेकिन मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था मुझे लगता है किसी को या तो समझ नहीं आया, जवाब नहीं दिया आपने किसने, कि एंटी डेटेड चेक का मतलब है कि प्रीवियस डेट का चेक, चाहे 1 दिन पुराना हो तो भी प्रीवियस डे का चेक होता है। लेकिन कितने डेट पहले का चेक हम जारी कर सकते हैं, ये मैंने आपसे पूछा था कि कितने टाइम पहले का चेक हम जारी कर सकते हैं। तो देखिए जारी करने में तो हम भी जो है 2010 का चेक दे सकते हैं किसी को, ये भी एंटी डेटेड चेक कहलाएगा। और अगर हम 1 दिन पहले का देंगे तो भी एंटी डेटेड चेक कहलाएगा। लेकिन 1 दिन पहले और 2010 के चेक में फर्क ये होगा कि ये चेक स्टेल हो जाएगा। स्टेल क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज 3 महीने जिंदा रहता है। अगर आपने उस चेक पर डेट डाल दी 2010, इसका मतलब उसका जन्मदिन हो गया 2010, तो अब 10 साल तक तो जीवित रहेगा नहीं। इसका मतलब कोई भी चेक पुरानी डेट का है एंटी डेटेड होगा, लेकिन वो तभी जिंदा रहेगा जब आप उस पर केवल 3 महीने पहले की डेट डालेंगे। अगर 3 महीने से ज्यादा पहले की डेट डाल दी आपने तो उसका जो है जन्म के समय ही मृत्यु हो जाएगी उसकी, क्योंकि आपका चेक 3 महीने ही वैलिड होता है। जैसे मान लीजिए अभी जो है हम मान लीजिए जून में हैं और जून के लिए हम मान लीजिए जनवरी का चेक इशू कर रहे हैं, तो देखिए 6 महीने पुराना हो गया है। 6 महीने पुराना चेक एंटी डेटेड तो कहलाएगा, लेकिन वो किसी काम का नहीं रहेगा। इसीलिए ये आपका सिस्टम जो है काम करता है कि हम पुराना चेक दे किसी को, लेकिन वो 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं हो। तो यही क्वेश्चन मेरा था कल आपसे। तो अब हमने क्या कर लिया, अब हमने देखिए डिमांड ड्राफ्ट पढ़ लिया है, हमने पे ऑर्डर पढ़ लिया है, हमने बात की क्लियरिंग हाउस की जहां पे सब लोग इकट्ठा होते हैं, हमने बात की सीटीएस की, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, यहां पर प्रॉब्लम यह है कि काम फिर भी मैन्युअल है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक है,
चाहे इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि कम से कम इतना तो आपको करना ही पड़ेगा कि ए किसको चेक दे, बी को चेक दे, चेक तो देना पड़ेगा ना, डिमांड ड्राफ्ट तो देना ही पड़ेगा। हम ये सोच रहे हैं कि ऐसा सिस्टम आ जाए जब ए और बी जो है कोई भी लेन देन ही ना करें, चेक देना की जरूरत ही ना पड़े, तो फिर हम क्या करेंगे, ए जो है बी को इलेक्ट्रॉनिक पैसा ट्रांसफर कर देगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के बारे में हम जो है बात करेंगे। तो ईएफटी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ए और बी के बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें अगर उनको चेक देने की जरूरत ना पड़े तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की हम बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्या है, यानी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह फंड ट्रांसफर करना। इसमें दो चीजें हम पहले पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे आरटीजीएस, एक पढ़ेंगे एनईएफटी। तो पहले मैं आरटीजीएस की बात कर रहा हूं, फिर एनईएफटी की बात करेंगे। ये आरटीजीएस क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इस आरटीजीएस को हम बोलते हैं। अब ये रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट क्या है, देखिए कैसे काम करता है। ए और बी, ए और बी, यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ए पीएनबी का कस्टमर है तो आरटीजीएस के लिए बी को पीएनबी का कस्टमर नहीं होना पड़ेगा, ठीक है, ये नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आरटीजीएस जो है हमेशा इंटर बैंक ही होता है, आरटीजीएस कभी भी सेम बैंक नहीं होता है। सेम बैंक होगा तो फिर आरटीजीएस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सबसे कॉन्सेप्चुअल चीज है जो समझिएगा। आरटीजीएस के लिए अदर बैंक चाहिएगा ही चाहिएगा, नहीं तो अगर दोनों ही पीएनबी है तो दोनों ही पीएनबी है तो कुछ भी जरूरत नहीं है। पीएनबी के सर्वर से पैसा पीएनबी के सर्वर में ही जा रहा है, पैसा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में पड़ा हुआ है, पीएनबी इधर से उठाएगा उधर डाल देगा। तो आरटीजीएस और एनईएफटी तभी काम करेंगे जब आपका दूसरा वाला बैंक जो है वो अलग बैंक हो। तो मान लेता हूं कि ये एसबीआई है। अब पहले क्या हो रहा था, पहले ए जो है बी को चेक दे रहा था कि ठीक है आप ये चेक लीजिए, पैसा जो है आप निकाल लेना। फिर ये इसको दे रहा था, फिर ये इसको या तो यहाँ जाके पैसा ले रहा था या इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो मैंने बताया सीटीएस सिस्टम के थ्रू पैसा ले रहा था। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में कोई लेन देन ना हो, चेक भी नहीं देना पड़े, क्योंकि चेक देने के लिए भी तो पीएनबी से चेक लेके इसको देना पड़ेगा। और मान लीजिए दिल्ली बैठा हुआ है, अब ये दिल्ली बैठा हुआ है तो चेक कैसे लेगा, इसको कुरियर करना पड़ेगा। तो ये सारा सिस्टम बहुत लेंदी था, इसको दूर करने के लिए आरटीजीएस आया। आरटीजीएस कैसे वर्क करता है फिर बाद में हम देखेंगे इसके फीचर क्या है। तो इनके बीच में मीडिएटर आरबीआई है। यहां पर पीएनबी सिर्फ इसको ये बोलता है कि आप क्या करिए, देखिए ए को पैसा भेजना है, ए अब बी के पास नहीं जाएगा, ए सीधा पीएनबी में जाएगा और पीएनबी को रिक्वेस्ट करेगा कि आप मेरे 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए बी को भेजिए। तो पीएनबी सबसे पहले इसको क्या पूछेगा, पीएनबी पूछेगा कि बी कहां रहता है। तो उसने बोला कि मान लीजिए पीएनबी जो बी है वो दिल्ली में रहता है, तो दिल्ली में रहता है तो अब दिल्ली में उसका बैंक कौन सा है, तो इसने बोला एसबीआई है। कहां बैंक है एसबीआई, तो उसने एक स्पेसिफिक नंबर दिएंगे जो आईएफएससी कोड कहलाता है। बस इतना डिटेल ए पीएनबी को देगा, पीएनबी वही मैसेज आरबीआई को करेगा और आरबीआई वो सीधा एसबीआई को करेगा और एसबीआई किसके खाते में पैसा डाल देगा, बी के खाते में। और ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि आधे घंटे में सब कुछ हो जाता है, यानी ए को चेक बी को देने की जरूरत नहीं है। इवन आरटीजीएस आप अपने घर बैठे भी कर सकते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू, यानी आप घर बैठे किसी को भी फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आरटीजीएस ऐसे काम करता है कि ए पीएनबी का कस्टमर है, वो सीधा आरबीआई को मैसेज जाएगा, मैसेज एसबीआई को जाएगा, इसके खाते में पैसा जमा हो जाएगा। अब इसको पैसा किसने दिया, एसबीआई ने, और ए का पैसा कहां पड़ा हुआ है, पीएनबी के पास। इसका मतलब एसबीआई ने जो इसको पैसा दिया है वो किससे लेना पड़ेगा, इससे लेना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, इन दोनों का अकाउंट कहां पर है, आरबीआई के पास में। इन दोनों का अकाउंट अगर आरबीआई के पास में है तो आरबीआई क्या करेगा, इसके अकाउंट से पैसा निकाल के इसके अकाउंट में डाल देगा। लेकिन ये बार बार नहीं करेगा, एक दिन में एक बार, दिन भर में इनके बीच में जितना ट्रांजैक्शन होगा उस ट्रांजैक्शन में देख लेगा कि बैलेंस क्या बच रहा है, और वो बैलेंस आरबीआई एक को दे देगा, या तो इसका बच रहा होगा इसको दे देगा, उसका बच रहा उसको दे देगा। यानी दिन भर ये खेलते रहे आरटीजीएस, एक ही एंट्री में शाम को सेटलमेंट हो जाएगा। तो आपको समझ में आया आरटीजीएस कैसे काम करता है। अब आरटीजीएस के बारे में एक दो चीजें जान लेते हैं। सबसे पहले तो इसका नाम जो है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। दूसरा, आरटीजीएस में और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो आरटीजीएस में एक इंपॉर्टेंट है कि इसका टाइमिंग, अभी थोड़े टाइम पहले आरबीआई ने बदल दिया था इसका टाइमिंग, 8 बजे से 6 बजे कर दिया है, 8 AM to 6 PM। दूसरा, इसमें अमाउंट, तो अमाउंट जो है मिनिमम अमाउंट इसमें 2 लाख रुपए है, 2 लाख, और मैक्सिमम अमाउंट जो है नो लिमिट, स्काई इज द लिमिट, यानी जितना आप चाहें उतना आप कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है चार्जेस की। तो चार्जेस जो है आरबीआई ने बोला है कि मैक्सिमम चार्जेस जो है
वो 30 रुपए है। कब तक? अप टू 5 लाख, 5 लाख तक अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो 30 रुपए चार्जेस हैं, और 55 रुपए है अबोव 5 लाख, यानी इससे ज्यादा आप चार्जेस नहीं ले सकते। समझ में आया आपको? कोई बैंक चाहे तो अपने कस्टमर से बिल्कुल न ले, 2 रुपए ले, 5 रुपए ले, 10 रुपए ले, वो सारी चीजें लगे, लेकिन मैक्सिमम चार्जेस जो है वो डिसाइड किए हैं आरबीआई ने कि 30 रुपए और 55 रुपए। तो ये आरटीजीएस के बारे में है। एक और आरटीजीएस के बारे में क्या है कि आरटीजीएस जो है बहुत तुरंत काम करता है। तो कैसे काम करता है, जब हम नेफ्ट पढ़ेंगे तो इससे फर्क देखेंगे हम, तो इन दोनों में क्या फर्क है। तो आरटीजीएस आपको समझ में आया होगा कि एक बैंक से दूसरे बैंक में केवल मैसेजिंग के थ्रू सिस्टम होता है, और मैसेजिंग के थ्रू जो सिस्टम होता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से पैसा एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी पहुंच जाता है। अब देखिए एक चीज और आपको बता दूं, ये तो हुआ इससे बेसिक रिलेटेड। अगर आरटीजीएस करना है ए को बी को आरटीजीएस करना है, तो आरटीजीएस करने के लिए उसको क्या क्या जो है चाहिएगा। तो नंबर 1 तो बी, इसका नाम है, वो नाम चाहिएगा। आपको किसी को भी पैसा भेजना है तो उसका नाम चाहिए। दूसरा उसका अकाउंट नंबर चाहिए, दूसरा उसका अकाउंट नंबर चाहिए, तीसरा उसका आईएफएससी कोड चाहिए। आईएफएससी क्या है? तो नाम और अकाउंट नंबर तो आप समझ रहे हैं। आईएफएससी है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये 11 डिजिट का कोड होता है, अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब है कि इसमें अल्फाबेट भी होते हैं और नंबर भी होते हैं। 11 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। तो ये कोड जो है हर बैंक का अलग है, ध्यान रखिएगा, हर ब्रांच का है, बैंक का नहीं, हर ब्रांच का एक अलग कोड है। हर ब्रांच का जो कोड है उसी से उसकी पहचान होती है। तो अगर ए को बी को पैसा भेजना है तो उसके पास ये डिटेल होनी चाहिए। अगर ये डिटेल है तो सीधा पैसा पहुंच जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आईएफएससी एग्जाम में आ चुका, कई बार ध्यान रखिएगा। कितने डिजिट का? 11 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड है, पूरा नाम है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, चलिए बात करते हैं एनईएफटी के बारे में। तो एनईएफटी क्या है? देखिए, एनईएफटी है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब ये नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्या है? ये भी सेम सिस्टम है, कोई फर्क नहीं है। ए बी को पैसा भेजे, ये पीएनबी, ये एसबीआई, यहां पर बीच में कौन इनका मीडिएटर? आरबीआई। मैसेज ए पीएनबी को देगा, पीएनबी आरबीआई को देगा, आरबीआई एसबीआई को देगा, और एसबीआई इसके खाते में पैसा डाल देगा। सेम प्रोसेस है, कोई प्रोसेस नहीं है। यहां पर भी कस्टमर का नेम आपको जरूरत है, यहां पर भी अकाउंट नंबर की जरूरत है, यहां पर भी आईएफएससी कोड की जरूरत है, सब चीजें वही है। तो फर्क क्या है? फर्क क्या है वो देखिए। फर्क है कि एनईएफटी सबसे पहले तो एनईएफटी में मिनिमम अमाउंट 2 लाख नहीं है। मिनिमम अमाउंट जो है नो लिमिट। नो लिमिट का मतलब कोई लिमिट नहीं है, आप 1 रुपया भेजना चाहें तो भी भेजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। दूसरा, मैक्सिमम लिमिट जो है वो भी नो लिमिट है, यानी आप चाहें 5 लाख 10 लाख भेजना चाहें तो भी भेजिए। आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आएगा, आप मेरे सामने नहीं है तो पूछ नहीं पा रहे होंगे कि फिर आरटीजीएस की जरूरत क्या है। देखिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन का जो मेजर डिफरेंस है ना, वो यही है कि हम घर पे बैठे हुए हैं और हमारे उंगलियों पे टीचर है, यानी हम चाहें तो उसको बैक कर दें, न देखें, हम चाहें तो उसको देखें। और ये मानव मन है ना, बड़ा लालची है। और ये क्या है इसमें कि जब आप क्लास में बैठे रहते हो तो क्लास में बैठे रहने में आप कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, अनुशासन होता है। अब आप घर पे बैठे हो तो टीचर को आप जल्दी बुलवाइए 2 की स्पीड पे, बड़। आप चाहें तो टीचर को ऐसे बुलवाइए, यानी आप मजे भी कर सकते हैं, घर पे कुछ भी कर सकते हैं। और कई बार आपका मन नहीं है तो नहीं पढ़ते हैं, और कई लोगों को जहां थोड़ी क्रिटिकल चीजें होती है वो पढ़ते ही नहीं है। अब प्रॉब्लम यह है कि क्रिटिकल अगर नहीं पढ़ाएं तो जो अच्छे स्टूडेंट है उनको प्रॉब्लम है, और अगर मजे में पढ़ाएं तो उनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, फिर मजे ही हो जाएंगे। तो घर पे बैठ के पढ़ने में बहुत पेशेंस की जरूरत होती है, और घर पे इतने सारे लोग होते हैं, कभी आपको कोई कुछ बोल रहा है, कोई मूवी देख रहा है, कोई मोबाइल देख रहा है, और मन को स्थिर रखना बहुत जरूरी है। तो आप जो है थोड़ा मानव के लालचीपन से थोड़ा बाहर आकर, उसके स्वभाव से बाहर आकर स्थिर होकर बैठिए। मैं आपको वादा करता हूं कि ये बैंकिंग की सीरीज में पूरी यहां पर यूट्यूब पे डालने वाला हूं, चाहे 20, 25, 30, 40 क्लास जितनी भी हो। अगर आप इसको पेशेंसली देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। लेकिन आप जो है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, अब मेरे सामने तो है नहीं आप कि मैं आपको अच्छे से बैठ के समझा दूं, डाउट क्लियर कर दूं, तो वो चीजें तो तभी क्लियर हो पाएंगी
जब आप मुझसे कुछ पूछेंगे, कुछ अगर ऐसा हो तो आप पूछेगा, नहीं तो हम जब मिलेंगे बहुत जल्दी, ऑफलाइन भी चालू हो जाएगा वैसे, तो वहां पे जब मिलेंगे तो आप पूछिएगा। तो इसमें आप थोड़ा देखिएगा, ध्यान रखिएगा, इसमें पेशेंस रखिएगा, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो मैंने बताया मिनिमम लिमिट 1 रुपया है और मैक्सिमम लिमिट नो लिमिट है, यानी कितना भी लिमिट है। अब आरटीजीएस भी तो नो लिमिट है, उसमें भी कितना है। लेकिन देखिए आरटीजीएस और इसमें यह फर्क है कि एनईएफटी का टाइमिंग एक तो अब इन्होंने क्या कर दिया है 24/7/365, यानी 24 घंटे 7 दिन पूरे साल जो है ये कर सकते हो, आरटीजीएस नहीं कर सकते, नंबर 1। दूसरा, सेविंग अकाउंट होल्डर से कोई चार्ज नहीं है यहां पर, सेविंग अकाउंट होल्डर से चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज बैंक नहीं लेगा। ये 1 जनवरी 2020 से लागू, अपडेटेड है। तो कोई भी व्यक्ति अगर फ्री में जा रहा है तो यहां से भेजेगा, अब 24 घंटे है तो यहां से भेजेगा, क्योंकि आरटीजीएस भेजने के लिए दिक्कत है। तो ये इसीलिए है कि आपका एक तो मिनिमम मैक्सिमम नहीं है, 24 घंटे चलता है, सेविंग अकाउंट से चार्जेस नहीं, बाकी से चार्जेस हैं लेकिन सेविंग अकाउंट से नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि एनईएफटी और आरटीजीएस की अगर हम बात करें तो आप ये ऐसे समझिएगा कि आरटीजीएस में मैंने क्या बताया था कि मिनिमम कितना अमाउंट देना है, 2 लाख रुपया। तो अगर मिनिमम 2 लाख रुपया देना है तो आप देखिए भारत में मैक्सिमम पैसा भेजने वाले लोग, मैं बात कर रहा हूं लोगों की, अमाउंट की नहीं बात कर रहा हूं, मैक्सिमम लोग कौन होंगे जो आरटीजीएस भेजेंगे या एनईएफटी भेजेंगे। देखिए मैक्सिमम लोगों को जो काम पड़ता है वो पड़ता है 100, 200, 500, 1000, 2000, 50,000, 10,000 या लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। ये ज्यादातर लोग जो हैं वो छोटे लोग हैं जो पैसा भेजने का काम करते हैं, यानी इन लोगों की संख्या ज्यादा है। हाँ, हो सकता है कि ऐसे 1000 लोग जो भेजे उतना एक ही अमाउंट का आरटीजीएस कोई कंपनी कर दे, यानी अगर हम बात करें तो अमाउंट तो आरटीजीएस में ज्यादा भेजा जाता है, लेकिन यहां पर लोग क्या होते हैं, कम होते हैं। लोगों का मतलब क्या है, लोगों का मतलब कम होने का मतलब यह है कि ट्रांजैक्शन भी तो कम होंगे दोस्तों, ट्रांजैक्शन कम होंगे तो काम भी तो कम होगा। एक ही बार में पैसा भेजना है 50 करोड़, तो एक ही तो ट्रांजैक्शन हुआ। लेकिन एनईएफटी में क्या होगा, यहां पे अमाउंट तो कम होगा लेकिन लोग ज्यादा होंगे, और लोग ज्यादा होंगे इसका मतलब है कि ट्रांजैक्शन भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और जब ट्रांजैक्शन ज्यादा होंगे तो उसका सेटलमेंट करने में भी तो टाइम लगेगा। जब ज्यादा लोग इसको यूज कर रहे हैं क्योंकि उनका पेमेंट 2 लाख से कम है तो उनको मजबूरी में एनईएफटी ही यूज करना पड़ेगा, तो फिर ट्रांजैक्शन जब ज्यादा होंगे तो उसके सेटलमेंट में भी टाइम लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो एनईएफटी में थोड़ा टाइम लगता है। तो ज्यादा अमाउंट अगर आपका है तो आप आरटीजीएस के थ्रू भेजिए अगर आप चार्ज दे सकते हैं तो। और तीसरी चीज क्या है, एनईएफटी जो है डीएनएस पर काम करता है, डेफर्ड नेट सेटलमेंट। ये डेफर्ड नेट सेटलमेंट क्या है, तो ये अब फिर वापस थोड़ा क्रिटिकल चीज आ गई है, तो आप मोबाइल बंद करके सो भी सकते हैं। डेफर्ड नेट सेटलमेंट, डेफर्ड नेट सेटलमेंट, और ये काम करता है इंडिविजुअल सेटलमेंट। इंडिविजुअल सेटलमेंट कैसे, आप देखिए समझिए। डेफर्ड नेट सेटलमेंट और इंडिविजुअल सेटलमेंट में क्या फर्क है, इसको डीएनएस बोलते हैं, डीएनएस, डेफर्ड नेट सेटलमेंट। इसमें क्या होता है, एनईएफटी में आधे घंटे का बैच होता है, 30 मिनट का एक बैच होता है, और 30 मिनट में जितने लोगों ने एनईएफटी किया है, 30 मिनट में जितने लोगों ने भी एनईएफटी किया है वो सारे लोग जो हैं वो एक साथ सेटलमेंट होगा। यानी अगर मान लीजिए 30 मिनट में 1000 लोगों ने ट्रांजैक्शन किया है तो 1000 लोग जो हैं वो एक साथ काम करेंगे। 1000 लोगों का जो पेमेंट का सेटलमेंट होगा वो एक साथ होगा, तो उसमें क्या टाइम लगेगा। जबकि इंडिविजुअल पेमेंट में क्या होगा, एक व्यक्ति ने आरटीजीएस भेजा है तो आधे घंटे रुकेंगे नहीं, ये नहीं सोचेंगे कि आधे घंटे की लिमिट में रुक के ट्रांजैक्शन करेंगे, तो वो इंडिविजुअल सेटलमेंट होगा। एक व्यक्ति ने आरटीजीएस भेजा, एक व्यक्ति का सेटलमेंट हो जाएगा, दूसरे व्यक्ति ने आरटीजीएस भेजा, दूसरे व्यक्ति का सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन यहां पर आधे घंटे का एक बैच होता है और उस आधे घंटे के बैच में जितने ट्रांजैक्शन होंगे वो एक साथ प्रोसेस होंगे, इसलिए उसमें टाइम लगता है। यानी मिनिमम हो सकता है आधा घंटा लगे, यहां पर 10 मिनट में पैसा पहुंच सकता है। यह फर्क है। जैसे आप मॉल वगैरह में जाते हैं तो मॉल में जब आप खरीदारी करते हैं तो कई सारे मॉल में सिस्टम होता है कि आपका सामान आप काउंटर पे चले जाइए, वहां मिल जाएगा। तो अगर कोई अच्छा स्टैंडर्ड मॉल है तो हर एक व्यक्ति का खरीदा गया सामान इंडिविजुअल व्यक्ति को फटाफट बोलेगा कि नीचे रखाओ, ताकि उस व्यक्ति को लेट ना हो। लेकिन मान लीजिए कोई गिरा हुआ मॉल है, इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है, तो वहां पे कर्मचारी कम है, तो कर्मचारी क्या करेंगे, 5 लोगों का खरीदा गया सामान एक साथ नीचे लेके जाएंगे। तब तक अगर पहले व्यक्ति जिसने सामान खरीदा था आधे घंटे पहले वो काउंटर पे वेट कर रहा होगा कि मेरा सामान कब आएगा। ठीक है, तो ये दोनों में फर्क है, एनईएफटी और आरटीजीएस में। मैंने बहुत सारी चीजें इसमें बताई आपको, आई होप कि आपको समझ आया होगा।
तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। आप देखिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।